मी प्रियंका इज डिस्क्राइबिंग द टॉपिक विवाह के स्वरूप। हिंदू धर्म में विवाह के कौन कौन से स्वरूप है? हिंदू संस्कृति के अनुसार विवाह के 8 स्वरूप हैं। कौन कौन से? ब्रह्मा विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापतीय विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। इन सब का डिस्क्रिप्शन आपकी बुक में नहीं दे रखा है, इसका डिस्क्रिप्शन और एग्जाम्पल्स मैं आपको देती हूँ। ब्रह्मा विवाह क्या होता है? ब्रह्मा विवाह में क्या होता है कि जो लड़की का पिता होता है, कौन लड़की का पिता होता है, वो उस लड़की के लिए ब्रह्मा जैसे गुणों वाला वर ढूंढना चाहता है। लेकिन क्या उसको ऐसा करने में दिक्कत होती है, क्योंकि पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति ब्रह्मा जैसे गुणों वाला नहीं पाया जाता। इसलिए जो पुत्री का पिता होता है वो क्या एक स्वयंवर रचता है, और स्वयंवर में एक शर्त रखी जाती है, जो भी उस शर्त को पूरा करता है उसी के साथ उसकी पुत्री का विवाह कर दिया जाता है। जैसे क्या था, राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर रखा था, और उस स्वयंवर में एक शर्त थी कि जो भी धनुष को उठाएगा वही क्या है, ब्रह्मा के समान माना जाएगा, और उसकी पुत्री का विवाह ब्रह्मा समान जो वर है उसके साथ कर दिया जाएगा। यानी कि श्री राम ने उस शर्त को पूरा किया था, उन्होंने धनुष को उठा दिया था जिसके वजह से उनके साथ उनका विवाह कर दिया था। दूसरा एग्जाम्पल है इसका, द्रौपदी और अर्जुन का विवाह। इसमें क्या था, जो मछली थी उसकी आंख में तीर मारना था। जो स्वयंवर था उसमें शर्त क्या थी कि मछली की आंख में तीर मारना है, और अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मार दिया था। इसलिए क्या द्रौपदी के पिता ने अर्जुन के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। इसमें क्या है, वही ब्रह्मा विवाह में क्या है, जो ब्रह्मा जैसे गुणों वाला वर ढूंढना होता है उसके लिए स्वयंवर रखा जाता है, उसमें शर्त रखी जाती है, जो शर्त को पूरा करता है उसी के साथ क्या है, लड़की का विवाह कर दिया जाता है। उसके बाद है दूसरा दैव विवाह। दैव विवाह में क्या होता है कि जो कन्या होती है वो अपने योग्य वर को खुद ही पसंद करती है, और फिर उसके गले में माला डालकर उसको जगत में अपना वर मान लेती है। इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे विश्व मोहिनी ने नारायण जी को पहले अपना वर माना और फिर क्या उनसे विवाह कर लिया। लक्ष्मी और विष्णु का विवाह भी इसी तरह का एक एग्जाम्पल है। लक्ष्मी ने क्या विष्णु जी को अपना वर माना और फिर उनसे शादी कर ली थी, और शिव पार्वती का विवाह भी इसी तरह से है। और सावित्री थी, जो उन्होंने क्या है जंगल में सत्यवान को अपने योग्य वर चुना और फिर उनसे शादी कर ली थी, वो क्या है दैव विवाह। दैव विवाह में क्या है, लड़की जो वो अपने वर को खुद ही चुनती है और फिर उससे शादी कर लेती है। उसके बाद है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में क्या होता है कि जो लड़की के घर वाले होते हैं वो अपनी लड़की को कुछ दहेज देना चाहते हैं, यानी कि कन्या का कुछ मूल्य देना चाहते हैं, और इसमें क्या है वो बिना किसी दबाव के अपनी लड़की का मूल्य देना चाहते हैं। इसमें सामान्यतः क्या होता है, गोदान करके दोनों की स्वेच्छा और बिना अन्य दबाव, यानी कि दोनों की इच्छा के अनुसार ही क्या वो उसका कुछ मूल्य देना चाहते हैं, और फिर क्या कन्या से विवाह कर देना क्या कहलाता है, आर्ष विवाह कहलाता है। इसमें क्या होता है, कन्या और लड़के की दोनों की सहमति भी होती है, इसलिए क्या इसको दैव विवाह भी कह सकते हैं। अगर दान नहीं देते हैं तो उसको क्या दैव विवाह बोलते हैं, अगर दान देते हैं तो वहाँ पे क्या आर्ष विवाह कहलाता है। या फिर किसी पर कृपा करके उनसे विवाह कर लेना, जैसे क्या थे जो श्री कृष्ण थे उन्होंने क्या 16,000 कन्या व स्त्रियों से विवाह किया था, जो कि नरकासुर की कैद में थी। नरकासुर की कैद में वो क्या थी, नरक की तरह ही जीवन जी रही थी, लेकिन श्री कृष्ण ने क्या उनको आज़ाद करवाया वहाँ से, और फिर क्या उनसे शादी कर ली थी। इस तरह से उनके ऊपर क्या एक तरह से कृपा कर दी थी। उसके बाद क्या है, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है किन्नर अर्यमा से कृष्ण का विवाह, यानी कि जो किन्नर अर्यमा थी उनसे भी क्या है कृष्ण ने विवाह किया था और उनके ऊपर कृपा की थी। और एक एग्जाम्पल है इसमें क्या, तिरुपति बालाजी और पद्मनी का विवाह। जो तिरुपति बालाजी थी उन्होंने क्या किया था, जिसमें क्या पद्मनी से विवाह करने बालाजी अपनी गाय और कुबेर से धन उधार लेकर पद्मनी के पिता को देते हैं। यहाँ पे भी उन्होंने क्या था, कृपा की थी। जो पद्मनी के पिता थे उनको क्या है धन दिया था। ठीक है। उसके बाद है प्रजापतीय विवाह। प्रजापतीय विवाह में क्या होता है कि जो लड़की होती है उसकी सहमति नहीं होती। इसमें क्या होता है, एक अमीर जाति का होता है और एक गरीब जाति का होता है। जो अमीर जाति का वर होता है यानी लड़का होता है, जो गरीब जाति की लड़की होती है, तो लड़की का पिता अपनी लड़की की शादी अमीर जाति के लड़के से कर देता है। इसमें लड़की की सहमति नहीं मांगी जाती, उसका जो पिता होता है वो खुद ही क्या अपनी लड़की का विवाह उनके साथ कर देता है। इसको क्या बोलते हैं, प्रजापतीय विवाह बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे कृष्ण और जामवंती का विवाह ऐसे हुआ था, और क्या कृष्ण और सत्यभामा का विवाह भी ऐसे हुआ था। पोखरण के राजा बाबा रामदेव और मित्तल देव का विवाह भी ऐसे ही हुआ था। यानी कि उनके जो पिता थे उन्होंने क्या है ऊंची जाति के यानी कि प्रजापति से उनका अपनी लड़कियों का विवाह कर दिया था। और इसमें क्या लड़कियों से पूछा भी नहीं गया था कि आपको विवाह करना है कि नहीं, उनकी सहमति के बिना ही उनका विवाह कर दिया था।
उसके बाद है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह में क्या होता है कि जो लड़का और लड़की होते हैं वो बिना परिवार की सहमति के अपने आपस में शादी कर लेते हैं। वो परिवार वालों को बताते तक भी नहीं है कि हमें शादी करनी या नहीं, क्योंकि उनको खतरा होता है कि कहीं उनके घर वाले मना कर दें, और बिना किसी रीति रिवाज या आडंबर के आपस में वो फिर विवाह कर लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? गंधर्व विवाह बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका, जैसे श्री कृष्ण और रुक्मणी जी का विवाह हुआ था, इनमें क्या है, जो रुक्मणी जी थी उन्होंने क्या भागकर शादी की थी श्री कृष्ण से। और क्या इसी तरह से भीम और हडिम्बा का विवाह भी इसी तरह से हुआ था, परिवार वालों की सहमति वहाँ पे नहीं थी। सुभद्रा और अर्जुन का विवाह भी ऐसे हुआ था। और क्या राजा शांतनु का गंगा से विवाह भी ऐसे हुआ था। और राजा भारत के पिता राजा दुष्यंत और शकुंतला देवी का विवाह भी इसी तरीके से हुआ था। उनके घर वालों की सहमति नहीं थी, इसलिए क्या उसको गंधर्व विवाह बोला जाता है। जिसमें घर वालों की शादी के लिए सहमति ना हो उसको क्या बोला जाता है? गंधर्व विवाह। उसके बाद है असुर विवाह। असुर विवाह में क्या होता है? कन्या को खरीद कर उससे शादी कर लेना, या फिर आर्थिक रूप से कमजोर को दबाकर। जैसे क्या, जो कमजोर है यानी कि कौन? लड़की के घर वाले, उनको क्या दबा दिया जाता है, और फिर क्या कन्या को खरीद लिया जाता है, और खरीद कर फिर क्या उससे शादी कर ली जाती है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, जानवरों को खरीद, धन आदि से खरीद कर। जैसे क्या है, अब किसी ने भैंस खरीद ली, या फिर कोई बंदर खरीद लिया, कुछ भी खरीद लिया, गाय खरीद ली, तो इस तरह से जो खरीदी गई भैंस, गाय या बंदर कुछ भी है वो उसके मालिक का हो जाता है। इसी तरह से जो लड़की होती है उसको भी इसी तरह से खरीद लिया जाता है, और जो लड़की है उसको अपनी पत्नी बना लेता है। और इस तरह से क्या, लड़की का मूल्य देकर वो क्या उसको अपनी पत्नी बना लेता है। इसको क्या बोलते हैं? असुर विवाह बोलते हैं, जिसमें वो कन्या को खरीदता है। इसका एग्जाम्पल है रावण का मंदोदरी से विवाह और राजा शांतनु का सत्यवती से विवाह। यानी कि रावण ने जो मंदोदरी के लिए पैसे दिए थे उसके पिता को, और उसको पहले खरीदा था। इसी तरह से क्या, राजा शांतनु ने भी सत्यवती से विवाह करते हुए सत्यवती को पहले खरीदा था, फिर उससे विवाह किया था। उसके बाद है राक्षस विवाह। इसमें क्या होता है? राक्षस विवाह में क्या होता है? जो कन्या की सहमति के बिना ही उसका विवाह करना, यानी कि अपहरण वगैरह करके या फिर जबरदस्ती करके विवाह कर लेना, राक्षस विवाह कहलाता है। जो लड़की होती है, देखो एक तो था आपका पीछे यहाँ पे प्रजापति विवाह, इसमें तो क्या था कि कन्या की सहमति के बिना, यानी कि उसका पिता तो सहमत है, लेकिन क्या राक्षस विवाह में उसका पिता भी सहमत नहीं होता, और उसके पिता को डरा के, धमका के, या फिर बल का प्रयोग करके, या फिर लड़की का बलात्कार करके लड़की से विवाह करना क्या कहलाता है? राक्षस विवाह कहलाता है। बिना लड़की की सहमति के उसका अपहरण करके वहाँ पे शादी कर ली जाती है, उसको राक्षसों की तरह ही माना जाता है, और उसको क्या बोलते हैं? राक्षस विवाह कहते हैं। उसके बाद है 8वां आपका पैशाच विवाह। पैशाच विवाह में क्या होता है? जो कन्या होती है उसको क्या बेहोश कर दिया जाता है, कन्या को बेहोश कर दिया जाता है। वो या फिर गहरी नींद में होती है, उसका दिमाग उसके कंट्रोल में नहीं रहता, ठीक है, या फिर वो पागल कर दी जाती है एक तरह से, और फिर उससे शादी कर ली जाते हैं। इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाता है और उससे क्या शारीरिक संबंध बना लेते हैं, फिर उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उससे विवाह करना क्या कहलाता है? पैशाच विवाह कहलाता है। इसमें कन्या के जो घर वाले होते हैं उनकी हत्या तक भी कर दी जाती है। पैशाच विवाह एक बार और फिर से, पैशाच विवाह में क्या होता है? कन्या को बेहोश करके उसको, या फिर वो गहरी नींद में, या फिर वो दिमाग से ठीक हालत में नहीं है, उन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा उठाकर कन्या से संबंध बना लेना और फिर उससे विवाह कर लेना क्या कहलाता है? पैशाच विवाह कहलाता है। इसमें कन्या के परिजनों तक को मार भी दिया जाता है। उसके बाद है हिंदू धर्म में जीवन साथी चुनने की पद्धति, यानी कि जीवन साथी को कैसे कैसे चुन सकते हैं अपने लिए, ठीक है। इसमें आपकी बुक के अंदर क्या है? क्रय द्वारा विवाह, प्रोक्ष विवाह, हट विवाह, हरण विवाह, परीक्षा विवाह, सेवा विवाह, विनिमय विवाह, परस्पर सहमति दीवार विवाह और पलायन विवाह। इन सब का डिस्क्रिप्शन वही आपकी बुक में नहीं है ना, ये एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल और डिस्क्रिप्शन मैं आपको देती हूँ। सबसे पहले है परिवीक्षा विवाह। परिवीक्षा विवाह को हम प्रोक्ष विवाह भी बोलते हैं, परिवीक्षा विवाह को हम प्रोक्ष विवाह भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो लड़का लड़की होते हैं उसको शादी से पहले उनको मिलाया जाता है, जैसे डेट वगैरह पे जाते हैं लड़का लड़की, तो इस तरह से क्या वो आपसे सहमति वहाँ पे करते हैं, शादी से पहले वो मिलते जुलते हैं, फिर उनकी शादी में, उनकी बाद में क्या शादी की जाती है। उसके बाद है परीक्षा विवाह। परीक्षा यानी कि एक तरह से परीक्षा देनी होती है लड़के को, यानी कि मैरिज बाय ट्रायल।
पहले क्या है, लड़के को परीक्षा देनी होती है। जैसे क्या स्वयंवर किया जाता है, स्वयंवर की तरह होता है। स्वयंवर में एक शर्त रखी जाती है, जो भी उस शर्त को पूरा करता है उसी के साथ लड़की की शादी की जाती है। इसी तरह से क्या इसमें भी क्या है, शादी से पहले एक शर्त रखी जाती है और जो उस शर्त को पूरा करता है उस लड़के से ही लड़की की शादी की जाती है। ये मेनली भील प्रजाति में पाया जाता है, वहाँ पर स्वयंवर रखा जाता है और फिर क्या है, लड़का जो भी उस शर्त को पूरा करता है उसकी लड़की के साथ शादी हो जाती है। इसका कुछ एग्जाम्पल और यहाँ पे भी ये भी देख लेना। उसके बाद है हरण विवाह, मैरिज बाय कैप्चर। इसमें क्या हर लिया जाता है, उनको क्या कर लिया जाता है, आक्रमण करके उनको हर लिया जाता है एक तरह से। जैसे नागाओं में क्या था, एक टोली दूसरी टोली पर आक्रमण कर देती है, वहाँ पे आक्रमण करके जो भी वहाँ की महिलाएं होती है उनका अपहरण कर लिया जाता है और फिर क्या उनसे शादी की जाती है, उनका विवाह किया जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अपहरण यानी कि हरण विवाह, मैरिज बाय कैप्चर। उनको कैप्चर कर लिया जाता है यानी कि हर लिया जाता है। ठीक है, ये मेनली हो क्या है, एक जनजाति है। इस विवाह में, इस जनजाति में क्या है, इस विवाह की उत्पत्ति पाई जाती है। उसके बाद है सेवा विवाह। सेवा में क्या है, यानी कि सर्विस देनी होती है। जो भी लड़का होता है उसको क्या है, लड़की के घर वालों की सेवा करनी होती है। वो क्या है, उसमें क्या है, जो वधू होती है यानी लड़की होती है उसका एक मूल्य होता है। ठीक है, उसको मूल्य होता है। जब तक वो लड़का क्या उस लड़की का मूल्य नहीं चुकाता वो उससे फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बना पाएगा। ठीक है, उनके शादी तो हो जाती है लेकिन क्या फिजिकल रिलेशनशिप वो नहीं बना पाएगा। इसलिए क्या उस लड़के को उस लड़की के घर में काम करना होता है या फिर कैसे भी करके उस लड़की के पैसे चुकाने होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, व्यक्ति जब वधु मूल्य देने में असमर्थ हो जाता है यानी कि लड़की का मूल्य दे नहीं पाता, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, पुरुष को अपने भावी ससुर के यहाँ नौकर के रूप में काम करना पड़ता है। यानी अपने ससुर के घर पे उसको क्या नौकर की तरह ही काम करना होता है, मजदूरी करनी होती है, फिर क्या है लड़की का मूल्य चुकाना होता है। जब क्या लड़की का मूल्य चुक जाता है तो फिर क्या हुआ, उसको अपने पत्नी के रूप में पाने का अधिकारी हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ, उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप मेंटेन कर सकता है, यानी कि उसको क्या सर्विस वहाँ पे देनी होती है। उसके बाद है विनिमय विवाह, मैरिज बाय एक्सचेंज। मैरिज बाय एक्सचेंज अभी भी हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है कि जैसे क्या दो परिवार हैं, उसमें क्या एक लड़का है और एक लड़की है। ठीक है, और दूसरे परिवार में भी क्या है, एक लड़की है एक लड़का है। ठीक है, जो इस परिवार का लड़का वो इस परिवार की लड़की से शादी कर लेता है और जो इस परिवार का लड़का वो इस परिवार की लड़की से शादी कर लेता है, यानी कि यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है। एक्सचेंज हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, मैरिज बाय एक्सचेंज। जब एक परिवार लड़की देने के एक्सचेंज में दूसरे परिवार की पत्नी प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है, यानी कि लड़की देता है तो दूसरे घर से क्या अपने लिए वो पत्नी पाता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, विनिमय विवाह कहते हैं। यह विवाह भी वधु मूल्य से बचने के लिए किया जाता है, यानी कि वहाँ पे दहेज देने से बचने के लिए ऐसा विवाह किया जाता है। ठीक है, खासी जनजाति इस विवाह का निषेध करती, जो खासी एक जनजाति है वो क्या है इस विवाह को करने से रोकती, वो नहीं चाहती कि ऐसे एक्सचेंज हो। ठीक है, उसके बाद है पलायन विवाह। पलायन विवाह क्या होता है, मैरिज बाय एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है, जैसे क्या लड़की होती है, लड़की का किसी लड़की का ऊंचा मूल्य है, उसका क्या मूल्य ऊंचा है और वो लड़की क्या फिर वहाँ पे अविवाहित रह जाती है। अविवाहित रह जाती क्योंकि क्या है उस लड़की का कोई भी मूल्य नहीं चुका पा रहा। तो क्या दो परिवार जो हैं, यानी कि एक लड़की का परिवार है और एक लड़के का परिवार है। अब लड़की की शादी तो करनी होती है, उसको तो हम क्या है कुंवारी नहीं रख सकते। तो क्या है, जो लड़की का परिवार है और जो लड़के का परिवार है, यहाँ पे क्या लड़की का परिवार है, यहाँ पे लड़के का परिवार है, तो क्या उनकी शादी करा देते हैं। शादी कैसे करवाते हैं, गुप्त रूप से, यानी कि किसी को भी पता ना लगे, इस तरीके से वो उनकी शादी करवा देते हैं। गुप्त रूप से क्यों करवाते हैं, क्योंकि पहले लड़की का मूल्य ऊंचा था और लड़के वाले उसका मूल्य नहीं चुका पा रहे थे, लेकिन फिर क्या वो अविवाहित रह जाती, ताकि वो क्या समाज में अविवाहित ना रहे, इसलिए क्या बाद में उनकी गुप्त रूप से शादी कर दी जाती है, ताकि कोई बाद में उनको ये ना कहे कि पहले तो आपने इतना मूल्य लगा दिया और अब क्या इसकी लड़की की शादी कम मूल्य में कर रहे हो। इसलिए क्या उनकी क्या है गुप्त रूप से शादी कर दी जाती है। इसको क्या बोलते हैं, पलायन विवाह बोलते हैं। उसके बाद है क्रय विवाह, मैरिज बाय परचेज। इसमें क्या होता है, परचेज करना पड़ता है। जो भी लड़की होती है उसको क्या है लड़की होती है उसको क्या है मूल्य देना होता है, उसके घर वालों को मूल्य देना होता है, उसको खरीदना पड़ता है एक तरह से। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ पैसे ही देने उसको, नहीं, कोई और मूल्य भी उसको चुकाना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है जो लड़की होती है उसको मेनली खरीद कर, यानी कि उसको परचेज करके अपने लिए
लाना होता है और अपनी पत्नी बनाना होता है, और फिर जो शादी की जाती है इसको क्रय विवाह बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है हट विवाह, मैरिज बाय इंटेंशन। इसमें क्या होता है, यह एक पक्षीय प्रेम की भावना होती है, यानी कि एक ही पक्ष के एक तरफा जो इसमें क्या है, एक तरफा प्यार बोलते हैं। ठीक है, जब कोई लड़की किसी युवक से विवाह करना चाहती है, सॉरी, हट विवाह में एक तरफा नहीं होता, दोनों तरफा होता है। हट विवाह में क्या होता है, एक पक्षीय प्रेम की भावना होती है। जब कोई लड़की किसी युवक से विवाह करना चाहती है एवं युवक ऐसा नहीं चाहता, वो मैं आपको दोबारा से करवाती हूँ। हट विवाह क्या होता है, ये लड़का है या फिर लड़की है कि मुझे तो इसी से शादी करनी है, चाहे दूसरे वाला जो है इससे राजी हो या ना हो। पहले वो एक तरफा होता है, लेकिन बाद में क्या, वो दोनों तरफा प्यार बन जाता है। हट विवाह में क्या होता है, ये एक पक्षीय प्रेम की भावना होती है, वो क्या है, एक तरफा होता है पहले तो। जब कोई लड़की किसी लड़के से विवाह करना चाहती है, परंतु क्या वो लड़का ऐसा नहीं चाहता, तो वो लड़की क्या करती है, उस लड़के के घर में जाके बैठ जाती है, हट वहाँ पे करने लग जाती है। और फिर क्या, किसी भी स्थिति में अगर उस लड़की को बाहर निकालना चाहते हैं तो वो क्या, घर से बाहर नहीं जाते, और फिर क्या, उस युवक को उस स्त्री से विवाह करना ही होता है। ठीक है, इसमें क्या है, वो मेहंदी किस कारण से होता है, हट के कारण। जो भी लड़की है वो क्या है, लड़के से प्यार करते हैं, लेकिन लड़का उस टाइम पे उससे शादी नहीं करना चाहते, तो लड़की क्या करती है, उसके घर में जाके बैठ जाती है कि मुझे तो तुझी से शादी करनी है और मैं किसी से विवाह करूँगी ही नहीं। ठीक है, फिर क्या है, उसको बाहर भी निकालने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो बार बार क्या, फिर से वहाँ पर आके बैठ जाती है, वहाँ पर आके बैठ जाती है कि मुझे तो शादी यहीं करनी है तो करनी है बस, और कहीं वो शादी नहीं करती दूसरी जगह पे। इस तरह से क्या, उसकी हठ मान ली जाती है, और फिर क्या, उनका आपसी में विवाह कर दिया जाता है। उसको क्या बोलते हैं, हठ विवाह, यानी कि मैरिज बाय इंटेंशन। ठीक है, उसके बाद एक हमारा रहता है परस्पर सहमति द्वारा विवाह। परस्पर सहमति द्वारा विवाह यानी कि मैरिज बाय म्यूचुअल कंसेंट। इसमें क्या होता है, दोनों जो परिवार होते हैं, लड़का और लड़की के दोनों, और जो लड़की लड़का, उनकी क्या आपसे सहमति होती है, यानी कि दोनों परिवार आपस में खुश होते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए सहमत होते हैं। तो इसमें क्या है, उनकी दोनों की सहमति होती है, परस्पर सहमति, एक जैसी सहमति, घर वाले भी खुश हैं और वो लड़का लड़की भी खुश हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, परस्पर सहमति विवाह बोलते हैं, यानी कि मैरिज बाय म्यूचुअल कंसेंट।